हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनिस खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन मजलिस में। और मैं आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं जो आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं मीडिया में चर्चा में है, वो है सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। 22 अप्रैल सन 2025 को, जैसा कि आप जानते हैं, पुलवामा में जो अटैक हुआ और हमारे जो 26 निर्दोष नागरिक मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उनसे बदला लेने के लिए भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने और उसके बारे में दोबारा के पुनर्विचार करने की योजना बनाई और इस योजना से पाकिस्तान तिलमिला उठा। आइए आज मैं आपको बताता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता क्या था, ये किसके बीच में हुआ, इसकी सारी डिटेलिंग आज मैं आपको बताता हूं। सन 1960 को सिंधु जल संधि जो हुई वो हुई कराची में 19 सितंबर 1960 को। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मतलब एक सैनिक तानाशाह थे, उनका नाम था जनरल अयूब खान, उनके बीच में एक समझौता हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो अयूब खान और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में हस्ताक्षर किए गए 19 सितंबर 1960 को। इस समझौते के अनुसार तीन जो पूर्वी नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उसमें से जो तीन पूर्वी नदियां हैं वो है व्यास, रावी और सतलुज का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो भारत को दिया गया। और तीन जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, उनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। दोस्तों सिंधु जो नदी जल समझौता है उसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना विचारणीय है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है और वो कहाँ तक बहती हुई जाती है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ये तिब्बत, और तिब्बत में ये जगह है, इसका नाम है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो है वो कैलाश पर्वत है, यहाँ से ये हमारी जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है और ये बहती हुई सीधे डैमचौक इंडिया में प्रवेश करती है और भारत में ये लद्दाख से होती सीधे लद्दाख से आगे बढ़ेगी। उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान का जो इलाका है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें ये गिलगित बाल्टिस्तान से होती हुई सीधे दोस्तों ये इस्लामाबाद के एबटाबाद के इलाके से होती हुई और डेरा इस्माइल खां से ये सीधे सिंध, जैकबाबाद, रहीम यार खां और सीधे होते हुए ये कराची में डेल्टा बनाते हुए दोस्तों अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ और ये कहाँ पर जाकर गिरती है। आइए अब इनकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो सहायक नदी है वो सतलुज, वो भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और ये हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश को पार करते हुए, पंजाब को पार करते हुए और ये लाहौर में होती हुई जो है सतलुज जो है हमारी, ये पाकिस्तान में जाकर बहावलपुर से आगे सिंध में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी नदी है वो है ब्यास, और ब्यास का जो उद्गम स्थल है धर्मशाला से निकलती हुई और ये यहाँ पर आके कपूरथला के इलाके में ये सतलुज नदी में इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो है वो रावी नदी है, रावी भी लाहौर के आसपास से निकलती हुई साहिवाल होती हुई, मुल्तान होती हुई, नजफगढ़ और ये जाके सिंध में मिल जाती है यहाँ पर आके। दोस्तों अब इनकी दो और सहायक नदियों की बात करते हैं, वो है हमारा चेनाब। चेनाब ये कश्मीर की जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई चेनाब, ये पाकिस्तान में सियालकोट और से आगे गुजरती हुई ये भी सिंध में जाके यहाँ पे मिल जाती है। और नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो झेलम, वो भी पीर पंजाल ऊपर से कश्मीर से निकलती हुई और सीधे सरगोदा होती हुई और ये भी जाके यहाँ पर इनका जो मिलन है वो सिंध नदी में हो जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको मानचित्र के माध्यम से समझाया सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आइए अब मैं सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ। भारत को जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो पानी दिया गया उसमें से सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया और सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से से भी करीब कम से कम 90% पानी की ही यूज करता है, 10% वो पानी वो पाकिस्तान को छोड़ देता है। ठीक है, और सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी तंत्र को 6 नदियों में विभाजित किया गया, सिंधु, रावी, झेलम, सतलुज, चेनाब। ठीक है, इन नदियों में जो विभाजित किए गए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस जो समझौता हुआ इस पे विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक में इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई, उसमें बिचौलिए की भूमिका निभाई। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि इस विवाद को सुलझाने में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका क्यों निभाई? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है नदियों के बंटवारे का, सारी चीज़ों का, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे रिसोर्सेज का बंटवारा हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर था कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से भारत को युद्ध करता है तो भारत उसका सारा पानी रोक के उसको एकदम सूखे की स्थिति में ला देगा और पाकिस्तान बिल्कुल जो है पंगु बन जाएगा।
दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पे वाटर स्ट्राइक किए, उससे पाकिस्तान इतना तिलमिला गया है, इतना तिलमिला गया कि वहाँ के जो मंत्री हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, उन्होंने भारत की इस कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई बताया है और कहा है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो यहाँ पर क्या है, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। दोस्तों, पुलवामा अटैक के बाद मैं पर्सनली खुद तिलमिलाया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ भारत जो है ना, पाकिस्तान का सारा पानी रोक दे और उसे ना प्यासा मरने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन भारत को ये अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान का सारा पानी रोकने के लिए जितने भी ये नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक, उस पर डैम बनाने पड़ेंगे और उसको पानी को नहर के माध्यम से भारत की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और इसमें कम से कम दोस्तों, कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान को हम 2 तरीके से हम उसको घुटनों पर ला सकते हैं। एक तो हम उसका सारा पानी रोक दें, जिससे वो एक सूखी कंट्री एक मरुस्थल में तब्दील हो जाए। उसके बाद अगर हमें उसको, जो भारत की नेवी है, वो जो है कराची पे स्ट्राइक करके, मतलब उस पर हमला करके उसको बिल्कुल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए। और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारा पानी रोका जाता है या कराची पे हमला करके हमारे ऊपर आर्थिक चोट पहुंचाई जाती है, तो हम इसके बाद पाकिस्तान जो है वो जो अपनी जो गीदड़ धमकी देता है कि परमाणु बम भारत पे छोड़ देंगे, ठीक है, वो उसका कहना है। और ऐसा सोच के दोस्तों मुझे हंसी आ जाती है उसकी ये बात सुनकर। और दोस्तों, मुझे हंसी इस बात पर आती है कि अगर पाकिस्तान ने हम पे परमाणु अटैक किया तो हमारा, मान लेते हैं कि सपोजेड कि हमारा थोड़ा सा इलाका वो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, कैन यू इमेजिन, कल्पना करें कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला किया परमाणु, तो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और मैं आगे भी ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग जानकारी लेके आता रहूँगा। आप मुझे अपना प्यार और जो है सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।